हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे कन्वेंशंस रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और हम लोग एक्चुअली बात करना चाह रहे थे कि 1992 में अर्थ समिट के बाद जो 3 ऑफशूट्स निकले हैं, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके बारे में जो कन्वेंशंस हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल इत्यादि आगे कैसे बढ़ते हैं और किस तरह से समय के साथ साथ नए इवोल्यूशंस होते रहते हैं और नए नए रिपोर्ट्स के आधार पे नई स्ट्रेटजीज बनती रहती हैं। इन चीज़ों को हम लोगों ने बाली फ्रेमवर्क तक देखा, जिसमें कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़, बाली जो हमारा एक्शन प्लान था उसको कैसे आके बढ़ाया जाए, इन सारी चर्चाओं के बीच में हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ ऐसी बातें थीं जो कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में बोन ऑफ कॉन्टेंशन बनी हुई थी। कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्होंने डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में एक खाई खींचनी शुरू कर दी थी। समस्या वाजिब थी बच्चों, क्योंकि जो कुछ भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन था उसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो डेवलपिंग कंट्री का नहीं था, डेवलप्ड कंट्री का था, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को बचाने की या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने की, वो डेवलपिंग कंट्री पे उनकी जो अपेक्षाएं थी उससे ज़्यादा हो रही थी, जिसके कारण बच्चों एक खाई खींचती जा रही थी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो कोपेनहेगन हो, चाहे वो बाली हो, या आने वाले समय में लीमा, पेरू की राजधानी लीमा में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई हैं, या पेरिस अकॉर्ड हो, हर जगह आपको कुछ कॉमन चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे डिस्प्यूट इस तरह के हैं। वो कॉमन चीज़ें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री के अगेंस्ट में होंगी, और भारत और चाइना दोनों डेवलपिंग कंट्री का झंडा बुलंद रखते हैं, और वेस्टर्न मीडिया हमेशा भारत और चाइना को एक विलन के रूप में प्रोड्यूस करती है, एक विलन के रूप में पोर्ट्रे करती है। तो इस तरह की समस्याएं आपको बाली समिट के बाद देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इन सारे समिट्स में जो सबसे कॉमन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते। इनमें देश को जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता, चाहे कनकन हो, डरबन हो, लीमा हो, इन सब में ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा। नटशेल में मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मेंस के लिए स्पेसिफिक हैं, तो मेंस की जब क्लासेस चलेंगी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप अगर 1992 में अर्थ समिट से लेके चलें और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को देखें, हर साल ये पार्टीज़ हो रही हैं और हर साल इसमें कुछ नए स्ट्रेटजीज़ बन रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रेटजीज़ की कुछ क्रिटिसिज्म हैं जो सामने आपके दिखाई पड़ते हैं। ऑन दैट वेरी बेसिस हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजीज़ बनी वो बायस्ड थी। इसी बात के लिए बच्चों डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में हमेशा तलवारें खिंची रहती हैं, आप यूँ कह लीजिए। और जो जैसे कनाडा है, कनाडा ने अपने आप को क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर खींच लिया। अमेरिका वो भी इसको पूरी तरह से नहीं मानता। समय के साथ साथ ये कंट्री वापस चली गई। उसका कारण यही था कि इसमें कोई चीज़ लीगली बाइंडिंग नहीं थी, और लीगली बाइंडिंग होने का मतलब था कि डेवलप्ड कंट्री को डेवलप होने का जो स्पीड था वो कम करना पड़ता। तो नटशेल में अगर मैं बात करूं 1992 से लेकर के पेरिस अकॉर्ड तक, जो 2015 में लीमा और इसके बाद पेरिस अकॉर्ड तक जो बातें हुई थीं वो सिर्फ ये थीं, कोप 21 दैट इज़ पेरिस अकॉर्ड 2015 तक। नटशेल में अगर मैं इनको समराइज करूं तो यहाँ पे कुछ एजेंडे बनते हैं, जिनमें कुछ फंडिंग की भी बात होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है, कार्बन क्रेडिट की बात होती है, मिटिगेशन मेजर्स और एडेप्टेशन मेजर्स की बात होती है, लेकिन कोई किसी चीज़ को लीगली बाइंडिंग नहीं किया जाता। तो आइए चलिए एक नटशेल आपको मैं बताना चाहूँगा इस कोप 21 जो 1992 से लेके कोप 21 तक का जो डायलेमा है उसके बारे में, ताकि
आपको बाकी चीज़ें ये मैं नोट्स के रूप में दे दूंगा, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसलिए चलिए हम लोग जो है ज़रा देखते हैं। मेरे पास ये बोर्ड है, इसी को मैं इसी पे हम लोग पढ़ लेते हैं, या देखता हूँ मैं कोई जेनरिक बोर्ड। यस, वी कैन गो फॉर दिस। यस, आइए हम लोग यहाँ आपके लिए एक ग्रीन कलर का बोर्ड, इस पे आज हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों कि हम लोगों को 2-4 बातें समझ में आए। वो बातें ये हैं बच्चों कि अगर मैं कहूँ UNFCCC के बनने के बाद, कब बना है आप सबको पता है। 2-3 चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं साथ साथ। 1992 में अर्थ समिट हुआ है, और 1992 में अर्थ समिट के बाद 3 चीज़ें एक साथ चलनी शुरू हुई हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों को करनी है, आगे देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जेनरिक क्लासेस में हम लोग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी वगैरह पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी बना है, और इसकी जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन होती है 2020, यानी 2020 तक हमें काम कर लेना है। क्योटो प्रोटोकॉल चलता है, क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल देख चुके हैं, और हर साल कोप मीटिंग्स होती रहती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करने का जो फर्स्ट टाइम पीरियड था वो 2012 तक था बच्चों, 2012 तक, और सेकंड टाइम पीरियड जो था वो 2013 से 2020 तक था। तो पहले आइए इसी की बात कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये डिसाइड होता है 2012 तक, जब फर्स्ट टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, यानी 5% का रिडक्शन करना है 1990 के लेवल पे, और जिसमें एनेक्सी 1 कंट्री और नॉन एनेक्सी 1 कंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ये हम रीच करेंगे। और उसके बाद 2013 से लेकर के 2020 के बीच में अगले 8 सालों में हम 18% का रिडक्शन करेंगे, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन सेकेंड टाइम पीरियड का जो इन्वॉल्वमेंट था कंट्री का, उसमें बहुत सारे देशों ने अपने को विड्रॉ किया, जिसमें कनाडा भी है। कनाडा ने कहा कि भाई यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं, जो अकॉर्ड हो रहे हैं, वो लीगली बाइंडिंग नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसमें साथ देने का कोई मतलब नहीं है, एकरूपता नहीं है, बायसनेस है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने से करेंगे, कोई लीगली बाइंडिंग जब नहीं है तो हम क्यों किसी अकॉर्ड में रहें। तो कुछ कंट्री ने इस कारण से भी छोड़ा। लेकिन ये डिसाइड किया गया था 2012 में, 2012 के कॉन्फ्रेंस पार्टी में, कोप में, ये डिसाइड किया गया था कि जो कुछ भी 13 से 20 तक करना है उसको हम लोग 2015 पेरिस अकॉर्ड में कर लेंगे। 2015 के पेरिस अकॉर्ड में, जो पेरिस में कोप हुआ है बच्चों, जिसमें पेरिस अकॉर्ड बना है, उसमें हम लोग 2020 और उसके बियॉन्ड किस तरह से हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, इसकी स्ट्रेटजी हम 2020 पेरिस अकॉर्ड में बनाएंगे। ये 2012 में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। किस पार्टी में? ये कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो दोहा में हुई है। दोहा में 2012 में फिर से होता है। ठीक है, तो दोहा में 2012 में ये क्लियर हो जाता है कि 2015 में पेरिस अकॉर्ड बनेगा, जिसमें 2020 तक जो स्ट्रेटजी है, दोहा राउंड में जो स्ट्रेटजी बनी, लीमा में उसको और रिफाइंड किया गया और कहा गया कि 2013 से 20 तक तो हम इस लीमा और दोहा को ही कंटिन्यू करेंगे, या जो भी स्ट्रेटजी चली आ रही थी फर्स्ट टाइम के फ्रेमवर्क में उसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 2015 में हम, चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हो रही है, तो 2015 में हम नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, और 2015 में कुछ नई स्ट्रेटजीज आती हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी बच्चों। बेसिकली 2-3 शब्द हैं जिसको आप ध्यान से रखें तो आपको समझ में आएगा। एक तो है
लीमा में जब हुआ है 2014 का कोप, तो वहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों CBDR। CBDR इसको ज़रूर समझेंगे। CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको ज़रा समझ लीजिए ये क्या कहना चाहते हैं। कॉमन बस बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात को कहता है कि भाई जो देश, जो कंट्री ग्लोबल इमिशन में जिस हिसाब से कंट्रीब्यूटर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से तय होनी चाहिए। यानी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको ज़्यादा इमिशन कर्टेल करना होगा, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको कम इमिशन कर्टेल करना होगा। अगेन ढाक के 3 बात, वही बातें फिर से दोहराई जाती हैं जो पहले कही जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आकर के जब इनके प्रोविज़न को देखेंगे बच्चों, तो उस प्रोविज़न में कुल मिला के रहता है कि प्रथम विश्व की जो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, जो प्रथम विश्व के देश हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि द्वितीय विश्व को जो है कर्टेल करने में, गैस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने में तकनीकी रूप से अथवा आर्थिक रूप से, फंड और टेक्नोलॉजी दोनों से मदद करेंगे। ये नट सेल में ये बात आती है। लेकिन कोई भी चीज लीगली बाइंडिंग नहीं होती। इसका मतलब है स्वेच्छा से करिए, और स्वेच्छा से कौन करना चाहता है? तो लीमा में आ जाता है CBDR। CBDR को सबको फॉलो करना है। कागज पे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं। एक और शब्द आता है बच्चों INDC। INDC इसका मतलब समझ लीजिए। INDC हर कंट्री को 2015 तक जमा करना है। कहाँ पे? UNFCCC के हेड ऑफिस में। INDC क्या है? इंटेंडेड, नाम बड़े अच्छे रखते हैं ये लोग, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड, intended nationally determined contribution intended nationally determined contributions। ये ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के बारे में बताना है कि कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करते हैं, उसका अमाउंट, और कितना इसका रिडक्शन आप करेंगे। अमाउंट बताना है कि कितना आप ग्रीन हाउस, ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है कि ग्रीन हाउस कितना आप प्रोड्यूस करते हैं। हर कंट्री को ये वो था, जिम्मेदारी थी कि भाई अपने INDC आप सबमिट कीजिए। 2015 तक करना था सबको, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट कितना है, रिडक्शन आप कितना, जो कट मारेंगे वो कितना कट करेंगे, और जो कट आप करेंगे उसका बेस ईयर क्या होगा। देखिए कई सारी चीजें हैं। बेस ईयर बताइए, यानी बेस ईयर अगर आपने पहले का लिया तो उतना कट करना। ये लोग 1990 लेते हैं। 1990 आज चल रहा है 2015, मान लीजिए ये जब हुआ है 2015 चल रहा है, तो 1990 तो बेस ईयर ऑब्सोलीट बेस ईयर हो गया। लेकिन चलो ठीक है, आप 1990 का भी आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बेस ईयर बताना है, रिडक्शन कितने % कट करेंगे, और ग्रीन हाउस इमिशन का अमाउंट कितना आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। ये बात हो गई थी 2015 तक जमा करेंगे। ये लीमा राउंड में ये बात क्लियर हो जाती है INDC और CBDR की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेशनल था, बिल्कुल सही बात है कि भाई अपना आप कितना कट करेंगे, कितना ग्रीन हाउस इमिशन है, उसी के हिसाब से जो है हम लोग आगे पॉलिसी मेकिंग करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। माइंड माई वर्ड्स, केवल एक देश ने INDC जमा की और वो था रशिया। रशिया ने अपनी बात कही कि रशिया ने कहा कि भाई ठीक है, हम 1990 का 70 to 75% कर्टेल करेंगे, और कब तक करेंगे? बाय 2030।
2030 तक हम अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से, मिटिगेशन मेजर से, एडेप्टेशन मेजर से हम 2030 तक इसको कर्टेल कर लेंगे। ये आईएनडीसी रशिया ने जमा की, बाकी सारे कंट्री इसमें हीला हवाली करने लगे। और यहीं से इसका क्रिटिसिज्म है बच्चों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म। जब इसके आप पॉलिसी को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि द कंट्रीज आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर आईएनडीसी। पहला है कंट्रीज आर इनवाइटेड, पहली चीज इनवाइटेड टू सबमिट देयर INDC। अब इसका क्या मतलब है? इनवाइटेड दैट मीन्स आपका कंपल्शन नहीं, आपको इनवाइट किया जाएगा। सबमिट देयर INDC बाय 2015 एंड नो डेडलाइन एंड द डेडलाइन इज नॉट लीगली बाइंडिंग। क्या मतलब है ये? आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नॉट लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब आप 2015 तक जमा कर दीजिए, आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और बताइए कि आपने अर्थ को कैसे बर्बाद किया है और उसको कब तक ठीक करेंगे, किस लेवल तक ख़त्म करेंगे और आपका टाइमलाइन क्या है। ये आईएनडीसी आप बताएंगे तभी तो आपको डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अलॉट होगी, अन्यथा हम कैसे जान पाएंगे। और इस डेडलाइन का कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि आप इस पे नहीं जमा किए तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। डेडलाइन इज नॉट लीगली बाइंडिंग। अब जब ये लीगली बाइंडिंग नहीं रहा तो कौन इसको टेंशन लेगा, ये बताइए आप। सो दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म यू कैन गो फॉर पेरिस अकॉर्ड कि आपने इसको आईएनडीसी को लीगली बाइंडिंग बनाना चाहिए, आपने लीगली बाइंडिंग नहीं बनाया। रशिया ने दिया और किसी ने नहीं दिया। अच्छा, दूसरा इसका प्रोविजन पढ़ेंगे तो कंट्रीज में इंक्लूड बेस ईयर। ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं, हम भारतीय जब पढ़ते हैं तो आग लगती है, इसीलिए हम इसका विरोध भी करते हैं। कंट्रीज में इंक्लूड बेस ईयर एंड डेडलाइन, मतलब वो चाहें तो अपने आईएनडीसी जो दे रहे हैं, यानी कितना ग्रीन हाउस गैस वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें वो चाहे तो अपना बेस ईयर इंक्लूड करें, चाहे तो अपना डेडलाइन इंक्लूड करें। तो नियम लिखने का मतलब क्या है? इंडिया और चाइना इसी बात पे भड़कते हैं कि व्हाट इज दिस, सबसे ज़्यादा नुकसान आपने किया है अर्थ का, और आप कहते हैं CBDR कि चलो डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन आप उसको मानने के लिए नियम इतने हल्के फुल्के बनाते हैं कि उसको वायलेट करके कोई भी कंट्री चला जाता है। तो इन सब दिखावा है क्या ये कॉप पार्टीज? आर यू गेटिंग दिस? सो कंट्रीज में इंक्लूड बेस ईयर आर डेडलाइन, कितनी गलत बात है। अच्छा, तीसरी बात है जो प्लेज होगा, जो प्रण लिया जाएगा, कैन नॉट बी इवेलुएटेड, can't be evaluated by UNFCCC। UNFCC इसको इवेलुएट नहीं करेगा। यानी एक तरफ तो आप NPT साइन करवाते हो और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बिल्कुल खींच के रखे रहते हो कि देखो कहीं होना नहीं चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट, कोई न्यूक्लियर एनर्जी में रिसर्च कर रहा है तो वो जो है स्क्रूटनाइज होना चाहिए। और दूसरी जगह आप पृथ्वी बर्बाद हो रही है, यहाँ का वायुमंडल खराब हो रहा है और आप दिखावे के लिए पार्टी कर रहे हो, और उसके बाद भी जो नोडल एजेंसी है वो इवेलुएट नहीं करेगी किसी के प्लेज को, तो फिर लीगल बाइंडिंग नहीं है, प्लेज इवेलुएशन नहीं है, तो फिर कोई क्यों अपनी जो है डेडलाइन को के हिसाब से चीज़ों को कर्टेल करेगा। कहने का मतलब आप जो कुछ कंट्रोल दिखा रहे हैं वो सारे कंट्रोल केवल शब्दों में हैं, उसमें कई सारे लूप होल दिखाई पड़ रहे हैं। ये तीसरी क्रिटिसिज्म है बच्चों। जो भी नट सेल में कोप पार्टीज हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में जो खाई है वो क्या है, नट सेल में समझिएगा। बाकी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, धीरे धीरे उसको मेंस के लिए पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स देना है, इसलिए प्रीलिम्स की कुछ चीज़ें बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल में जो हम लोग कर रहे थे उसको कम करके इसको मैंने शॉर्ट में किया है।
ठीक है। सो प्लेज कैन नॉट बी इवेलुएटेड, कंट्रीज में इंक्लूड बेस ईयर एंड डेडलाइन, कंट्रीज आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर INDC एंड दैट विल नॉट बी लीगली बाइंडिंग। अगर कोई नहीं सबमिट कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज रूल्स एंड मैनुअल्स। अगली बात हम देखते हैं बच्चों, फंडिंग की बात करते हैं। चलिए, फंडिंग बना था ना GCF, हम लोग बात किए थे। फंडिंग की बात जब आती है तो हुआ कि भाई 2020 तक, कितनी अच्छी अच्छी बातें, 2020 तक $100 बिलियन फंड रेज करना है, और ये फंड रेज करने का काम डेवलप्ड कंट्री का होगा, ताकि हम ऑनवर्ड्स स्ट्रेटजी बना सकें और डेवलपिंग कंट्री को कंपनसेट कर सकें, ताकि वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, मिटिगेशन मेजर्स के थ्रू जो है इमिशन को कर्टेल कर सकें। लेकिन इस फंड रेज के लिए कोई रोड मैप नहीं है, नो रोड मैप कि कैसे रेज करेंगे, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी कंट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये डेवलपिंग कंट्री का पार्ट है ना बच्चों, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के $10 बिलियन कलेक्ट हुआ था। ठीक है, अब ये डिसबर्स कैसे होगा, इसको बांटा किस आधार पे जाएगा डेवलपिंग कंट्री को, उसका भी कोई रोड मैप नहीं है। जस्ट इमेजिन, तो इस नियम और कानून बनाना जो आप कोट पहन के इस तरह की पार्टीज करते हैं, उसका मतलब क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सो फंडिंग के लिए $100 बिलियन आपने 2020 तक इकट्ठा करने की बात कही, जो डेवलप्ड कंट्री के कंट्रीब्यूशन से होगा, जिसके लिए आपने कोई रोड मैप नहीं बनाया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किस डेवलप्ड कंट्री को कितना देना है इसके बारे में बात नहीं की। कुल मिला के $10 बिलियन इकट्ठा भी हुए तो उसके भी डिसबर्समेंट के लिए आपके पास कोई रोड मैप नहीं है कि किस कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को कितना मिलना चाहिए, किस मद में मिलना चाहिए। तो एवरीवेयर व्हेन वी गो इनसाइड द स्टोरी यू विल हैव फ्लॉज, और इसी फ्लॉज को भारत कहता है। और पांचवी बात आप लिख सकते हैं, नो डॉक्यूमेंटेशन। नो डॉक्यूमेंटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ नो लीगैलिटी। ठीक है, इंडिया चाइना दोनों इसका विरोध करते हैं कि भाई ये देखिए, आप जो है हमसे कह रहे हैं कि हम घटाएं तो हम नहीं घटा सकते। और चूंकि USA और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कहते हैं, इंडिया और चाइना भी तो कर रहे हैं, अब इंडिया और चाइना, तो इंडिया चाइना भी अब ग्लोबल कार्बन इमिशन इनका ज़्यादा हो रहा है तो इनको कर्टेल करना चाहिए, जितना हम कर रहे हैं उससे कम इन्हें भी नहीं करना चाहिए। इंडिया चाइना कहते हैं हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हमारे पास पावर्टी है, गरीबी हमें हटाना है। इंडिया का स्टैंड है, अभी हम लोग क्लियर करेंगे, हमारे पास पावर्टी है, उसको भी तो हटाना है, और उस पावर्टी को हटाने के लिए अगर मुझे इमिशन करना पड़ा तो हम करेंगे। हमारी जो INDC है और CBDR वो डिफरेंशियल है, हम उसको आपके जैसे नहीं फॉलो करते, आपको तो करना चाहिए क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक अच्छा स्थान पा लिया, अपने लोगों के लिए आपने बहुत सारा कुछ कर लिया है, हम करेंगे। और इंडिया चाइना को विलन के रूप में, खलनायक के रूप में जो वेस्टर्न मीडिया है खूब प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे इंडिया और चाइना एक साथ रहते हैं बच्चों, क्योंकि इंडिया और चाइना डेवलपिंग कंट्री हैं, और अब तो चाइना सेकंड बिगेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैस का, तो बिल्कुल लोगों की नज़र में ये पड़ा हुआ है। तो इंडिया का स्टैंड क्या होता है, इंडिया क्या कहता है, इसको हम लोग ज़रा समझते हैं। CBDR जो डिसाइड होता है, CBDR का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखिए, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ कॉमन है लेकिन वो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दूसरे देश के लिए अलग अलग होंगी, उनके कंट्रीब्यूशन कैसे अलग अलग होंगे, ये डिपेंड करता है उनका कार्बन इमिशन कैसा रहा है। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की। तो इंडिया किस तरह से अपना स्टैंड क्लियर करता है। इंडियाज स्टैंड, ऐसे सारे जो पार्टीज़ हैं, कन्वेंशन है, उसमें भारत का स्टैंड क्या होता है और भारत वर्सेस चाइना का स्टैंड क्या है, दोनों लगभग एक जैसे स्टैंड हैं। CBDR की जब बात करते हैं तो CBDR मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द वेरी बेसिस ऑफ कार्बन इमिशन फ्रॉम 1850, इसको प्री
इंडस्ट्रियल फेज कहते हैं टू 2011। अगर प्री इंडस्ट्रियल फेज और 2011 तक की बात करें तो जो कार्बन इमिशन है या ग्लोबल वार्मिंग गैस का इमिशन है उसमें यूएसए ने 21% का इमिशन किया है, यूरोपियन यूनियन ने 18% का इमिशन किया है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने मात्र 3% का इमिशन किया है। तो अगर सीबीडीआर डिसाइड होगा, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होगी, तो इस फेज में, इस टाइम में जो भी ग्लोबल इमिशन है वो अकाउंट होगा, उसके आधार पे इमिशन कट होगा, उसके आधार पे जो भी आईएनडीसी सबमिट करनी है वो होगी। ठीक है, इस पे जो है यूएसए भी नाराज होता है, यूरोपियन यूनियन भी नाराज होता है। उसके बाद भारत कहता है कि भाई एक काम करिए, अगर आप नाराज इतने ही हैं तो हम लोग पर कैपिटा इमिशन की बात कर लें। पर कैपिटा इमिशन, इससे ज़्यादा तो रेशनल कुछ हो ही नहीं सकता। पर कैपिटा इमिशन की बात करें, हमारे पास जितने लोग हैं और जो हमारा इमिशन है वो पर कैपिटा इमिशन आप निकाल लीजिए, वो x है, और आप अपना y निकाल के बताइए और देखिए, कंपेयर कर लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। जो भी डिफरेंस होगा, जिसमें डिफरेंस होगा उसको निकालना होगा। इसमें भी इनका मुंह फूल जाता है कि यार ये तो इंडिया मतलब ये पॉलिटिक्स कर रहा है। तब इंडिया कहता है कि सुनिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये जो सीबीडीआर आपके ऊंचे ऊंचे शब्द है ना, उस सबको बियर नहीं करते। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की अपनी अलग प्रायोरिटीज हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉवर्टी है, हेल्थ इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको हमें दूर करना है। इसलिए हमें सीबीडीआर जैसी जो बातें आप रेशनल करते हैं और फॉलो नहीं करते, इसलिए जो है सीबीडीआर को हम नहीं मानेंगे। आप सीबीडीआर को लेटर एंड स्पिरिट में स्वयं नहीं मानते। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रायोरिटीज हैं। तो कार्बन बजट जो आप बना रहे हो ना, इट मस्ट बी फेयर। ठीक है, ताकि हम कार्बन इमिशन को कर्टेल कर सकें, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसोर्स को एक रिसोर्स के रूप में देखें, हम उसे बचा सकें। तो ये जो आप सीबीडीआर है, इसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कीजिए, तब तो बात बने। और लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे तो इस फेज़ में जो कुछ हुआ है उसको हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये है पेरिस एग्रीमेंट बच्चों। और पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था, प्रकाश जावड़ेकर साहब भारत के एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, और प्रकाश जावड़ेकर ने कह दिया कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। हम कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के 3 लॉन्ग टर्म गोल हैं, 3 लॉन्ग टर्म गोल्स। प्यारे बच्चों, ये भी यहां से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। वी इंडियन हैव 3 लॉन्ग टर्म गोल एंड व्हाट दे आर। फर्स्ट वन इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, नोट करिएगा। सेकंड, एनर्जी एक्सेस टू ऑल, एनर्जी टू ऑल। अब एनर्जी टू ऑल करना है, और हमारे पास अगर फॉसिल फ्यूल जला करके ही हमें ऊर्जा मिल रही है, फॉसिल फ्यूल हम जलाएंगे। ठीक है, अगर हम फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा होगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी आवश्यकताएं हैं कि हम सबको ऊर्जा तो दे सकें, और ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं। हम फॉसिल फ्यूल से सोलर एनर्जी पे आएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। हम ये नहीं कहते हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म नहीं अपनाएंगे, हम आएंगे, लेकिन अभी अगर हमें ऊर्जा देनी पड़े फॉसिल फ्यूल जला के, तो हम ऊर्जा देंगे। और तीसरी बात कहता है बैलेंस्ड इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। शॉर्ट में आप कह लीजिए सस्टेनेबल गोल को फॉलो करने की बात है। इसलिए जो भी गोल हमारे लिए बनेंगे वो स्वेच्छा से बने गोल होंगे, लीगली बाइंडिंग कोई भी गोल आपके स्वीकार्य नहीं होंगे।
ठीक है बच्चों, तो भारत का स्टैंड आपको समझ में आ गया। और क्लियर हम करते हैं कि भाई देखिए, हम अपने जीडीपी का जो इमिशन इंटेंसिटी है उसको हम रिड्यूस करेंगे। पहली बात, हम भी बड़े हाई साउंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। वी विल रिड्यूस वॉलंटरली, वॉलंटरी है ये, हमारी इच्छा है क्योंकि हम सोवरेन कंट्री हैं। वॉलंटरी गोल हम बनाएंगे और हम चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो, इसलिए रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। कैसे करेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया है बच्चों कि 2022 तक हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 175 गीगावाट ऐड कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और भी बहुत कुछ, अगर आप उदाहरण देना चाहें तो BS4 से BS6 पे हम जा रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल दैट वी आर वॉलंटरली वांट टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। हम अपनी जीडीपी में जो इमिशन हो रहा है उसको घटाने का प्रयास करेंगे। हम जीडीपी नहीं घटाएंगे, इमिशन इंटेंसिटी को कम करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद 20 से 25% कर्टेल करेंगे हम अपना इमिशन कंपेयर टू 2005, कंपेयर्ड टू 2005 के लेवल का 20 से 25% कम हम कर्टेल करेंगे, जिसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, जिसमें एग्रीकल्चर एक्सक्लूडेड है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इमिशन एक्सक्लूडेड है। एग्रीकल्चर इमिशन कंट्रोल करने के लिए हमने नहीं जोड़ा। रीज़न बीइंग कि हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए। तो इंडिया का साफ साफ स्टैंड है कि भैया जो आप CBDR और INDC का चोचला आपने अपनाया है, इवन चाइना भी यही कहता है, वो सब आप उसको लीगली बाइंडिंग कीजिए। बाकी कंट्री इन्वेंट्रीज दें तो उनको 1850 से 2011 तक के समय के बीच में जो भी उन्होंने ग्रीन हाउस इमिशन निकाला है उसके आधार पे या तो पर कैपिटा इमिशन निकाल लीजिए या फिर CBDR को उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए, ताकि कार्बन बजट जो है वो फेयर हो और कार्बन इमिशन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसोर्स को बचाने के लिए हो और सबकी तरफ से बराबर का कंट्रीब्यूशन हो। जो आपका कंट्रीब्यूशन आपके लिए इन्वेंट्रीज वगैरह बनाने की बात कहते हैं वो लीगल बाइंडिंग नहीं है, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। फंडिंग की आप बात करते हैं उसका कोई रोड मैप नहीं है, ना तो इकट्ठा करने का ना तो डिसबर्स करने का। तो कुल मिला करके आप जो है हर साल नाटक करते हैं और नाटक करने के बाद जो है आप कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना आर नॉट कोऑपरेटिंग। तो इस तरह की सिचुएशन आती है। तो इंडिया का स्टैंड यही है भाई, हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं, उन लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए अगर हमें इस समय कार्बन इमिशन करना भी पड़ेगा, हमारी मजबूरी है भाई, हमारे पास पावर्टी ज़्यादा है, हमें एनर्जी एक्सेस सबको देना है और हमें सही बात है कि सस्टेनेबल गोल प्राप्त करना है जिसमें हम एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में बैलेंस स्थापित कर सकें। इट विल टेक टाइम, वी आर ट्राइंग, बट इट मस्ट बी वॉलंटरी। ये किसी के लीगल बाइंडिंग चोंचलों से नहीं चलेगा, इसलिए हम आपके इन सारे जो मेथडोलॉजी हैं उससे हम इनकार करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का स्टैंड यही है। इंडिया का स्टैंड एक और है बच्चों, दो शब्द समझना होगा आपको। एक है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों शब्दों के जाल को भी समझने का प्रयास कीजिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो वी हैव सम मिटिगेशन मेजर। और हमारे पास कुछ एडेप्टेशन मेजर है। ठीक है, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडेप्टेशन मेजर एंड मिटिगेशन मेजर? लेट मी डिफाइन इट फॉर यू। मिटिगेशन मेजर का मतलब होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक देंगे, डायरेक्ट कंट्रोल। यानी आपको जब अभी आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल में और ओजोन डिप्लीशन को डिटेल में इस क्लास के बाद हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं। और एक करंट अफेयर में एक न्यूज़ भी थी कि ओजोन डिप्लीशन जो था
आर्कटिक रीजन पे वो रिप्लेनिश हो गया है, तो वो सच्चाई कितनी उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ मिटिगेशन मेजर को समझें बच्चों कि डायरेक्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग अगर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये 2 से 4 या उससे अधिक हो जाए तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। अभी बस इतना समझिए, इसको बाद में हम इलेबोरेट करेंगे अगली क्लास में। तो अगर 1 से 2% है तो वो हम मिटिगेशन मेजर से 1 से 2% कह रहा हूं, 1 से 2 सेंटीग्रेड के राइज इन टेम्परेचर को हम मिटिगेशन मेजर द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। मिटिगेशन मेजर का मतलब होता है डायरेक्ट कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सोलर एनर्जी यूज करना चाहिए। सोलर एनर्जी से हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस कम निकलेगी। हमें बायोफ्यूल यूज करना चाहिए, कम निकलेगी बच्चों, ठीक है। आर यू गेटिंग? हमें बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। हमें आप ये कह लीजिए कि एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं किसको, ग्लोबल वार्मिंग को। दीज ऑल आर टर्म्ड एज मिटिगेशन मेजर। यानी हम ग्लोबल वार्मिंग होने ही नहीं देंगे या उसको कम कर लेंगे, इस विश्वास से मिटिगेशन मेजर्स होते हैं। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मिटिगेशन कर लेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम कर लेंगे। एडेप्टेशन मेथड ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग तो होके रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग, दोनों में अंतर समझिएगा बच्चों। एक कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग होने नहीं देंगे, उसके लिए स्टेप्स उठाएंगे। दूसरा कहता है भाई एडेप्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग तो होके रहेगी, अब जब हो जाएगी तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको हमें करना चाहिए। तो जब मिटिगेशन मेजर को आप ये कह सकते हो ये गरम दल वाले हैं, ठीक है। हमारे इतिहास में गरम दल और नरम दल थे ना, तो मिटिगेशन मेजर में आप डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हो। एडेप्टेशन मेजर ये नरम दल वाले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले वाले, और ये जो है बाल गंगाधर तिलक वाला ग्रुप है। क्लियर हो गया होगा। इसको एडेप्टेशन मेजर, ग्लोबल वार्मिंग होगी बट वी नीड सम एडेप्टेशन मेजर ताकि हम उस अवस्था में भी बेस्ट एडेप्ट कर पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ताकि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें। ध्यान दीजिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसे वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। जैसे गोवा को अगर देख लीजिए तो गोवा इज गोइंग टू बी स्ट्राइक्ड वेरी डीपली बाय ग्लोबल वार्मिंग। अभी हम लोग इंडिया स्पेसिफिक जरा ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। भारत के जो सारे स्टेट हैं उनमें गोवा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग से, सी लेवल चेंज से, ठीक है बच्चों। तो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट क्यों जरूरत पड़ेगी, पीने का पानी नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाओ, उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो। फ्लड एम्बैंकमेंट, फ्लड एम्बैंकमेंट, अब जो भी नदियां हैं प्लेन के अंदर उनके किनारों में एम्बैंकमेंट बना दिए जाएं कि बाढ़ से बचा जा सके। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, एडेप्टेशन मेजर्स हैं, ठीक। दुनिया के देश कहते हैं कि 75% हमें मिटिगेशन करना है। मतलब आपने नरक पहुंचाया किया है, अब कह रहे हैं कि 75% मिटिगेशन करो, डायरेक्ट कंट्रोल करो, तुम ग्रीन हाउस इमिशन रोको, और 25% हमें एडेप्टेशन पे बात करनी है, 25% हमें एडेप्ट भी होना है। भारत का कहना है कि यार एक काम करो, देखो हमें हमारी कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, इसलिए हम इसको 50-50 के हिसाब से करेंगे, हम एडेप्ट भी करेंगे अपने को और हम मिटिगेशन मेजर भी लगाएंगे। हम स्ट्रिंजेंट मिटिगेशन मेजर्स नहीं लगा सकते, वाई, बिकॉज वी आर स्टिल टू बी डेवलप्ड। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमें उन्हें खाना खिलाना है, फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, एनर्जी सिक्योरिटी देखनी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उससे हम हार्नेस कर सकें आने वाले समय में। तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत है और ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं अगर हमारी पूरी होती हैं वॉलंटरली तो ठीक है, नहीं तो हम स्वेच्छा से
हम फ्री हैं, हम कुछ भी करेंगे। यहाँ से भी इंडिया और बाकी के देश, इंडिया या डेवलपिंग कंट्री, भाई हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के मिटिगेशन मेज़र अगर हम अधिक अपनाएंगे तो ऑब्वियसली हमें कट मारना होगा अपने ग्रीन हाउस इमिशन में, यानी सीधे सीधे हमें अपनी ऊर्जा के उत्पादकता में कमी करनी होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी करनी होगी, डेयरी प्रोडक्शन में कमी करनी होगी, जो कि हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हम कहते हैं ठीक 50-50 हम कर लेंगे भाई, 50% हम मिटिगेशन करेंगे और 50% हम एडेप्टेशन मेजर्स को अपनाएंगे। तो भी जो है डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि इंडिया एंड चाइना इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विथ अस। तो इंडिया और चाइना को यहाँ पे जो है एक विलन के रूप में इस पूरे सिनेरियो में रखा गया है, और इसी कारण से अमेरिका जो है कहता है कि हम भी जो है अब वॉलंटरी रहेंगे, हमें भी कोई लीगल बाइंडिंग आप नहीं कर सकते। तो कहा जाता है भाई लीगल बाइंडिंग तो कभी था ही नहीं, आप लीगल बाइंडिंग क्यों कहते हैं? तो लीगल बाइंडिंग आपके जितने भी को जो पार्टी हुई हैं उनमें कुछ भी लीगल बाइंडिंग नहीं था, उनमें लूप होल्स थे जिसको एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आता है कि ये लीगल बाइंडिंग नहीं था। मैं सारे नोट्स हर साल के जो भी पार्टीज़ हुई हैं उसमें क्या क्या मुख्य जो है बिंदु हैं उसको आपको कोचिंग के माध्यम से मैं दिलवा दूंगा। और ये जो अभी के लिए है, फ़िलहाल हम लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के 2-3 जो बहुत ही मेजर टॉपिक हैं जो आपके प्रीलिम्स में प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, उसको हम लोग अगली क्लास से डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे आपका जो कन्वेंशन वाला पार्ट है जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है वो ख़त्म हो जाता है, और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कुछ पार्ट हैं उसको मैं किसी और क्लास में कवर करूँगा। तो इसके आगे की क्लास जो हमारी होगी उस पर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा करेंगे, ओजोन डिप्लीशन पे चर्चा करेंगे डिटेल में, ताकि वहाँ से कोई प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।